ओके बेटा चलो, तो चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहले देखो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर क्यूब। देखो ये जो नोट है ना यहाँ पर, वो पूरे एक्सरसाइज के लिए है कि आप जब भी आंसर लाओगे, टेक केयर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर क्या होता है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल क्यूब होगा। नाउ लेंथ जो है बेटा वो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर माने बेटा 10⁻⁻² मीटर, तो ये हो गया 10⁻⁻² और उसका भी क्यूब, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो इज इट क्लियर और नॉट बेटा, एकदम सिंपल सी बात है। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर आपको लाना है, लेंथ में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर भी एक होना चाहिए। चलो क्लियर है बेटा, है ना? यस सर। यस सर। चलो इसके बाद द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, बराबर सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस है ना भाई, रेडियस जो है वो स्मॉल आर है और ये इसका हाइट। नाउ इसका रेडियस मैं यहां से लिखूंगा भाई, रेडियस इज आर। तो सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया कितने मिलीमीटर स्क्वायर होगा बेटा, पहले तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब ये कर्व सरफेस जो है वो कर्व सरफेस का एरिया बराबर, तो वो क्या होता है 2πr(h) होता है, प्लस ऊपर के सर्कुलर पार्ट और नीचे के सर्कुलर पार्ट को मिला दो तो ये हो जाएगा 2πr²। तो 2πr(h + r) क्या होगा h + r। सो राइट नाउ आपके पास 2 × 3.14 इंटू रेडियस जो है ना बेटा वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसको बेटा मैं 2.0 लिखता हूँ, h + r विच इज 12.0। चलो तो इसको कन्वर्ट करते ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। करो कैलकुलेशन में। वन 150.72 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको बेटा मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। चलो सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कैसे जाए, 1 सेंटीमीटर मतलब कितने मिलीमीटर, कोई बता सकता है बेटा मुझे? देखो 1 मिलीमीटर आपको पता है 10⁻³ मीटर, और 1 सेंटीमीटर बेटा आपको पता है 10⁻² मीटर। अभी बताओ बेटा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर होंगे? अरे सिंपल सी बात है ना बेटा, 1 सेंटीमीटर जो 10 मिलीमीटर। हाँ 10 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर होगा। तो यहाँ पर बेटा सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ऑलरेडी सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ये 150.72 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे 10 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये सीधा स्टेप समझ में आया बेटा आप सबको, आया ना, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। आप बेटा मीटर में से मिलीमीटर में जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आंसर में वेरिएशन नहीं चाहिए।
चलो 150.72 इंटू ये क्या होगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। चलो तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर। चलो ये 2 पॉइंट बेटा मैं इस तरह से मूव कर दूं तो ये कितना होगा 1.5072 इंटू 10 कितने हो जाएंगे ये 10⁴ हो 4 जाएगा 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। तो अभी बोलो बेटा इसमें आप कैसे मल्टीप्लिकेशन में डील करते थे। रेडियस के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा 2 सिग्निफिकेंट या 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 आंसर में कितने चाहिए बेटा आंसर शुड बी 2 राउंडेड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये होना चाहिए 1.5 इंटू 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। चलो बात आई समझ में बेटा हाँ या ना। Yes, yes sir. Yes, sir. तो सरफेस एरिया ऐसे बनाते हैं। देखो कैलकुलेशन वाइज ये सारे जो सवाल है ना बेटा वो कैलकुलेशन के ऊपर है। आराम से बेटा आपको धीरे धीरे कैलकुलेशन करनी है बाकी सवाल में कुछ नहीं होता है। नाउ सी पार्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स बेटा चल रहा है अभी मतलब 2.1 में हमने ए बी खत्म किया उसमें सी चल रहा है। A vehicle moving with a speed of 18 km/h covers how many meter in 1 second? तो सबसे पहले बेटा हमें स्पीड इज इक्वल्स टू आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। distance by time स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। राइट नाउ मेरे पास स्पीड है 18 km/h बट बेटा आपको जो पूछा है ना वो मीटर में पूछा है मतलब जो डिस्टेंस पूछा है वो मीटर में पूछा है। तो 18 km/h को आप मीटर पर सेकंड में पहले तो कन्वर्ट कर लो। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। चलो ये बात पता है भाई सभी को। और 1 आवर होता है बेटा आवर इनवर्स है तो नीचे नीचे बेटा मैं क्या लिखूंगा किलोमीटर बाय आवर। तो 1 आवर होता है 3600 सेकंड। तो ये बेटा कट हो जाएंगे और ये मिलेगा 5/18। आज से बेटा याद रख लेना अगर बेटा आपको किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 5/18। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलो क्यों मैंने स्पीड को इसमें कन्वर्ट किया भाई बिकॉज मुझे आंसर चाहिए वो मीटर में चाहिए। अभी सोचो बेटा एक चीज कि जो डिस्टेंस है वो 1 सेकंड में डिस्टेंस जो है वो 1 सेकंड में कितने मीटर होगा। तो मुझे पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नाउ वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम देन डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा v इंटू टी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी तो ये 5 इंटू 1 सेकंड तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर। चलो तो क्लियर है बेटा हाँ या ना बोल दो। Yes, yes sir. sir ओके चलो उसके बाद उसमें नंबर 4 मतलब डी पार्ट में देखो क्या बोला है द रिलेटिव डेंसिटी। मैंने बोला है बेटा इसकी एक्सरसाइज में ना बहुत सारे सवाल इररिलेवेंट है मतलब फिजिक्स से तो रिलेवेंट है बट काफी सारे सवाल में ऐसे टर्म जो है ना वो आप पीछे पढ़ने वाले हो। तो रिलेटिव डेंसिटी बेटा आता है चैप्टर नंबर 10। अभी यहाँ पर है तो मुझे समझाना पड़ेगा व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब होता है मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी भी मटेरियल की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो उसका मेजरमेंट करा जाए तो वो होता है रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। relative density is equals to density of material divided by density of water density of क्या water at particular 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्यों ऐसा होता है वो आप सीखोगे मतलब अपने फिजिक्स में ही सीखना है और बट वो पार्ट 2 में आएगा। सो राइट नाउ ये फॉर्मूला जो है वो इस फिलहाल इस चैप्टर में आपको याद रखना पड़ेगा। सो रिलेटिव डेंसिटी मतलब मैंने एक मटेरियल जो मान लो कि कैरोसिन की डेंसिटी आपको पता है या फिर कैरोसिन की आपको रिलेटिव डेंसिटी पता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का होता है सिंबल रो उसे मैं रिलेटिव के लिए रो आर लिखूं। कैरोसिन की डेंसिटी पता है
तो आपको रिलेटिव डेंसिटी आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी पता है, रिलेटिव डेंसिटी पता है, तो पर्टिकुलर आप मटेरियल की डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। मतलब वाटर की डेंसिटी जो होती है ना, वो होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो, तो यहाँ पर लेड का एग्जांपल है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट इज 11.3। नाउ इट्स डेंसिटी इज हाउ मेनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और हाउ मेनी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो समझो बात को बेटा। रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 11.3। डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है वो मुझे नहीं पता है, रो मटेरियल मुझे फाइंड करना है। और डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने बोला बेटा कितना होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है वो कितना हो जाएगा 11.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या इससे बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ मटेरियल 1.13 इंटू 10⁻⁴। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका ग्राम में बेटा आप कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इसको ग्राम में बेटा कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हो जाएगा ना? Yes, sir. बराबर ना? चलो, तो अगर मैं ग्राम में लिखूं तो सीधी सी बात है, इन ग्राम इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। मतलब सीजीएस में, आप सीजीएस में लिख दोगे इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे यूनिट के लिए आप लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर जो 11.3 है तो उस हिसाब से बेटा आप लिख सकते हो 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बराबर। तो मैंने ग्राम में लिखा था, ये केजी में था, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में इस तरीके से और ग्राम में इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो ग्राम वाला जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप कर लेना है। चलो, समझ में आया बेटा? 4 पार्ट हमने कवर कर लिए, 4 फिल इन द ब्लैंक्स। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, इसके बाद अगेन फिल इन द ब्लैंक्स 2.2 में फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू, मतलब fill in the blanks by suitable conversion of units। conversion of units के चलते आप fill in the blanks यहाँ पर fill up करनी है। चलो, पहला करते हैं। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बेटा मुझे बताओ, ये किस सिस्टम में आपको दिख रहा है? किलोग्राम, मीटर और सेकंड, कौन सी सिस्टम होगी? MKS. MKS। और जाना कहाँ पर है बेटा? CGS में। अभी आप सीधा लिख लो। चलो, 1 किलोग्राम मतलब इस वैल्यू को बेटा साइड में रखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर 10 भी होता ना तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू ना उसको यहीं पे चिपका देने के बेटा, उसको सिंपल से आपको यहाँ पर लिख देना है। इनटू, अभी देखो बेटा, एक को निकाल दोगे या फिर यहाँ पर 10 भी होता है, यहाँ पर 100 भी होता है, वो आपको साइड में रख देने का। फिर क्या बचता है बेटा? इनटू आप क्या लिख सकते हो, मान लो कि ये अगर ऐसा होता 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो बेटा आप क्या करते? 100 को बाहर खींच लेते, फिर इनटू क्या बचता? 1 ही बच रहा ना भाई। तो यहाँ पर 1 तो है, बट अभी क्या, 1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अभी 1 केजी को आप क्या कन्वर्ट करोगे? ग्राम में। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स बेटा? कितने होते? 1000. 1000. तो उसे बेटा मैं 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूँ। चलो, नाउ मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, तो उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा सेकंड तो सेकंड ही रहेगी इस साइड, तो क्या लिखने की कुछ जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता जरूरत है, नहीं हुए ना? No, sir. No, sir. तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखूं, डायरेक्टली लिख देता हूँ। चलो, 10⁻7 दिखाई दे रहा है बेटा सबको? ये 10⁻² का स्क्वायर, Yes, sir.
तो 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड -2। चलो समझ में आ गई कन्वर्जन, सीधा करने का भाई अभी। ओके चलो उसके बाद 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स। तो लाइट ईयर्स तो बेटा मैंने दिखाया हुआ है और पैरालैक्स मेथड में हमने किया था। लाइट ईयर मतलब क्या होता है भाई? एक लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन अ स्पेस इन 1 ईयर, बराबर। तो एक लाइट ईयर मतलब कितने मीटर थे वो आपको याद होना चाहिए। इट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। चलो तो 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स? 1 मीटर इक्वल्स टू, देखो आप स्टेप रख सकते हो बेटा यहाँ पर। अगर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं तो 1 लाइट ईयर होता है। तो 1 मीटर पर कितने लाइट ईयर होंगे? सीधा सा स्टेप लिख सकते हो आप, बराबर। तो ये होगा 1 के नीचे 9.46 इंटू 10⁻15। चलो कर दो कन्वर्ट बेटा। बोलो कितना आ रहा है आंसर बेटा? 1.057 into 10⁻16। 1.057 इंटू 10⁻−16 होगा ना, आया ना? हाँ सर, -16 होगा। ओके बेटा इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना। देखो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आंसर में भी कितने चाहिए? आंसर में भी 3 चाहिए। तो इसे मैं राउंड ऑफ करके 1.06 लिख सकता हूँ भाई। बोलो हाँ या ना? Yes sir. Yes, sir. तो ये 1 मीटर इक्वल्स टू इतने लाइट ईयर्स हो जाएंगे। क्लियर है? ओके उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सी में बोलो क्या लिखा है। 3 मीटर पर सेकंड इक्वल 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर? चलो तो मेरे पास 3 वैल्यू मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसमें किलोमीटर बेटा, तो मीटर की जगह पर बेटा आपको क्या करना है? किलोमीटर। ये कितने किलोमीटर होते हैं? मीटर का किलोमीटर में करना है। 1 किलोमीटर कितने 1000 मीटर होते हैं भाई। तो ये 1 मीटर मतलब कितने हो जाएंगे? 1/1000 लिखूं? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir. और सेकंड स्क्वायर है बेटा, सेकंड स्क्वायर तो ये होता है ना नीचे है डिनोमिनेटर में, बराबर। उसको आवर में कन्वर्ट करना है। अभी 1 सेकंड मतलब कितने आवर? 1/3600 आवर हो सकता है भाई। बोलो हाँ या ना? तो 3 इंटू ये होगा 0.0 Yes sir. इंटू 3600 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3600 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कर दो ये कन्वर्ट। बोलो कितना आ रहा है आंसर बेटा? बोलो बोलो फटाफट बोलो। 38,880. 38,888 80. 80 अच्छा 80। अच्छा तो 1 2 3 4 तो यहाँ पर 3.8880 इंटू 10⁻⁴ कितने हो जाएंगे भाई? 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 4.
अभी बेटा यहाँ पर 3.0 बोला है, 3.0, तो मैं यहाँ पर 3.0 लिखूंगा। चलो बोलो 3.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 तो आंसर में भी कितने होने चाहिए? 2 हाँ, तो ये आंसर में कितने होंगे? 2, मतलब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3.9 इंटू 10 राउंड ऑफ करके 3.9 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बोलो कंप्लीट बेटा, हाँ या ना? yes sir चलो Yes, बाद sir. डी जो है ना वो करते हैं। डी में क्या है? डी इज इक्वल टू, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर बेटा पढ़ा है पार्ट 1 में, 8th चैप्टर। चलो ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11, बराबर। तो हम लिखते हैं पहले तो g is equals to 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम रेज टू -2 इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब सेकंड रेज टू -2 और ग्राम। मतलब ये समझो कि ये पूरा बेटा MKS में पड़ा है हमारा, और ये CGS में कन्वर्ट करना है। बेटा 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स? डाइन कितने होते हैं? किसी को याद है? मैंने लिखवाया था बेटा ये शॉर्टकट में। ना भी याद हो बेटा तो एक बार कर लेना। ये 10⁵ होता है। इससे क्या होता है बेटा, डाइन जो है ना वो CGS में हो जाता है, सीधा काम होता है, बराबर। चलो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले बेटा साइड में रख देते हैं। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना ये वाली, इसे आप साइड में रख दोगे। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन की जगह पर 10⁵ डाइन। चलो तो ये आपके लिए यहाँ पर इंटू मीटर स्क्वायर। बेटा मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितने सेंटीमीटर होंगे? 10⁻² सेंटीमीटर, उसका भी स्क्वायर। और किलोग्राम रेज टू पावर -2 है, उसका बेटा मुझे जाना है ग्राम में। तो 1 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम? 1 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम हो जाएंगे बेटा? 10⁻3। उसका भी पावर कितना है बेटा? -2 है। चलो तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन जो है बेटा वो एक्चुअली में MKS है। और न्यूटन मतलब क्या बेटा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड रेज टू पावर -2। तो ये 10⁵ क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर, और अरे CGS में हो जाएगा, सॉरी डाइन है तो वो CGS में, तो वो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड रेज टू -2 इंटू 10⁴ 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 ग्राम रेज टू -2। चलो ये कितना हो जाएगा भाई? 6.67 इंटू 10 के पावर गिन लो बेटा, कितने होते हैं देखो तो। ये देखो +4 -6 और +5, तो 9 - 6 मतलब 3, बराबर। और -11 + 3 कितने हो जाएंगे बेटा? -8। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेटा ग्राम। देखो ये ग्राम है, ध्यान से देखना। ये सेंटीमीटर का पावर 1 और सेंटीमीटर का पावर 2, तो कितने हो जाएंगे बेटा? सेंटीमीटर का क्यूब। ये ग्राम का पावर 1 और ग्राम का पावर -2 है, तो वो -1 होगा। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? ग्राम -1 सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड रेज टू -2। बोलो तो ये होगा ग्राम -1 देखो सेंटीमीटर क्यूब सेकंड रेज टू -2। तो क्लियर है बेटा, ये आपका आंसर होगा। ये ही पूछते हैं बेटा, ये चौथा जो है ना वो इम्पोर्टेंट। क्लियर है? बोलो हाँ या ना बेटा। Yes, sir. yes sir Yes. स्टेप बाय स्टेप करने का बेटा, कहीं पे सिली मिस्टेक नहीं चाहिए। चलो तो R जो है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें सब हो गया। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट था। उसके बाद 2.3, चलो अ कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट एंड इट इक्वल्स टू, a calorie is a unit of heat energy and it equals to about 4.2 joule, where 1 joule is equals to 1 kilogram meter square per second square. तो 1 joule
इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर भी कह सकते हो और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हो, बिकॉज जूल जो होता है ना बेटा वो वर्क डन, और वर्क डन का जो यूनिट है ना बेटा वो क्या है, न्यूटन इंटू मीटर है। सपोज भी एम्प्लॉय सिस्टम, मतलब एक नया सिस्टम आप बना रहे हो जिसमें यूनिट ऑफ मास जो है वो अल्फा है, यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फा, unit of length equals to beta and unit of time is gamma second, show that the calorie has a magnitude। तो कैलोरी का जो मैग्नीट्यूड है ना नए सिस्टम में वो ये है, वो प्रूव करो, ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो बेटा नए सिस्टम और पुराने सिस्टम में हमने एक मेथड सीखा था, याद है क्या करते थे बेटा, कि अगर मेरे पास यहाँ पर कैलोरी है, मतलब कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो उसके चलते आप एक लिखते थे कि अगर आपके पास एक पुराना सिस्टम है और एक नया सिस्टम है तो n1 इंटू m1 रेस टू a, l1 रेस टू b, t1 रेस टू c इज इक्वल्स टू क्या होगा, n2 m2 रेस टू a, l2 रेस टू b और t2 रेस टू c जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, बराबर। तो ये क्या आपने सीखा हुआ है बेटा, है ना, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले हम दो पार्ट करते थे, पहले तो हम लिखते थे न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम और ओल्ड सिस्टम, बराबर। तो यहाँ पर पहले तो हम लिखते थे ओल्ड सिस्टम, ओल्ड इज गोल्ड, और सामने न्यू सिस्टम, नया सिस्टम। और क्या करते थे बेटा, ऐसे कॉलम बनाते थे। मुझे बताओ बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है पुराने सिस्टम में, जो कि MKS है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, समझ में आया, बराबर। तो ओल्ड सिस्टम जो है उसमें n1 जो है वो 4.2, n2 जो है वो मुझे नहीं पता, m1 l1 और t1 ये तो 1 सेकंड ही रहेगा। ये ओल्ड सिस्टम में 1 किलोमीटर रहेगा और ये 1 kg रहेगा। न्यू सिस्टम में आप क्या एडॉप्ट कर रहे हो, देखो न्यू सिस्टम में बेटा आपने क्या किया, मास इक्वल्स टू अल्फा kg, मास इज इक्वल्स टू अल्फा kg। तो नए सिस्टम में आपने मास को 1 kg के चलते अल्फा kg लिख दिया। नए सिस्टम में लेंथ, लेंथ को क्या लिखना है, बीटा मीटर, और टाइम को क्या लिखना है भाई, टाइम को जो है वो गामा सेकंड लिखना है। तो हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, कोई बताएगा मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क या फिर एनर्जी। M1 L2 T minus. यस वेरी गुड बेटा, m1 l2 t minus 2। सो a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा 2 और c का वैल्यू होगा -2। क्या होगा, -2 बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट इक्वेशन, चलो फर्स्ट इक्वेशन के चलते n2 is equals to n1 into m1 by m2 रेस टू पावर a हो जाएगा, l1 by l2 रेस टू पावर b हो जाएगा, और t1 by t2 रेस टू पावर कितना हो जाएगा बेटा, c। नाउ n1 जो है बेटा वो 4.2, m1 है 1 by अल्फा, अब a जो है वो 1 है, l1 by l2 1 by बीटा, ये 2, t1 by t2 1 by गामा, ये -2। चलो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो 4.2 इंटू, क्या इसे मैं अल्फा रेस टू -1 लिख सकता हूँ बेटा, आया ना बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. क्या बाजू में बेटा बीटा रेस टू -2 लिख सकता हूँ, यस और नो। Yes, sir. बट 1 बाय गामा में बेटा ऐसी गलती मत करना, वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, गामा रेस टू -2 नीचे होगा तो गामा का स्क्वायर ऊपर आएगा। तो बस यही तो आपको प्रूव करना है, आपको यही तो प्रूव करना है। आपने यहाँ पर देखो, सो दैट अ कैलोरी हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2 अल्फा रेस टू -1 बीटा रेस टू -2 और गामा का स्क्वायर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो हमने प्रूव कर दिया। बोलो क्लियर है बेटा। Yes, sir. जनरली हम क्या करते थे, हम जो है ना वो ग्राम सेंटीमीटर वैसा लिख लेते, बट यहाँ पर आपको अल्फा बीटा
गामा दिया है, तो हम इस हिसाब से अल्फा बीटा गामा लिख देते हैं, बराबर। तो ये कुछ सवाल ये भी इम्पोर्टेंट बेटा, ये भी बहुत बार पूछा है। ओके चलो, तो 2.7 देखो बेटा, अ स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर by looking at it through a microscope of magnification 100. He makes 20 observations and finds that the average width of line hair, एक minute, hair in the field of a view of the microscope is 3.5 millimeter. Now, what is the estimate on the thickness of hair? बेटा ये सब मैग्निफिकेशन वगैरह जो है ना, वो आप 10th में आपने पढ़ा भी होगा, तो मुझे कोई बताएगा मैग्निफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन आप मिरर फॉर्मूला वगैरह सब आपने डिराइव किया है, उसमें मैग्निफिकेशन आता था। बोलो क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन क्या होता है? Image height upon object height. यस मतलब मैग्निफिकेशन एक बोले तो बेटा साइज ऑफ इमेज, या नीचे जो है ना वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, बराबर। चलो तो एक मिनट, ओके देखो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एच डैश बाय एच, एच डैश बाय एच, बराबर। ऐसा बेटा आपने पढ़ा है बेटा, जिसने मतलब Yes, sir. पढ़ाई होगा ना, तो सबको मालूम होना चाहिए बेटा, बिकॉज ये सारी चीजें ना बेटा, वो मैंने बोला ना कि काफी सारे सवाल जो है ना वो कुछ थियोरी के साथ कुछ रिलेवेंट होंगे, नहीं भी होंगे, बराबर, कुछ नई नई चीजें होंगी, बट मेजरमेंट मतलब उनको सभी चीजों का मेजरमेंट यहाँ पर आपको उस अकॉर्डिंग जो है वो सारे क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। सो मैग्निफिकेशन एच डैश बाय एच, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइज ऑफ इमेज by size of object, size of an object। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन गिवन है बेटा, मैग्निफिकेशन इज गिवन 100 है, मैग्निफिकेशन 100 है। 20 ऑब्जर्वेशन के बाद विड्थ ऑफ हेयर, विड्थ ऑफ हेयर कितनी है बेटा? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो साइज ऑफ इमेज जो है वो कितनी है, उसकी विड्थ 3.5 millimeter. यहाँ पर बेटा मैग्निफिकेशन जो है वो गिवन है, वो गिवन है। तो विड्थ ऑफ इमेज बाय, मैं ऐसा लिख सकता हूँ विड्थ या फिर थिकनेस, ऐसा भी लिख सकते हैं, चलो ना भाई, थिकनेस बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको पूछा है व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर, मतलब थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है आपको, बराबर। तो थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, थिकनेस ऑफ इमेज बाय मैग्निफिकेशन। थिकनेस ऑफ इमेज बेटा है 100, और नीचे कितना होगा, सॉरी यहाँ पर 100 में, थिकनेस ऑफ इमेज जो है वो 3.5 मिलीमीटर, और नीचे जो मैग्निफिकेशन जो है ना वो 100 है। तो क्या इसे मैं 3.5 इंटू 10 टू पावर -2 मिलीमीटर लिख सकता हूँ? बोलो आया ना? Yes, sir. बस ये आपका आंसर, मतलब एक ही फॉर्मूला के ऊपर है। मैग्निफिकेशन होता है वो साइज ऑफ इमेज, आप लिखो यहाँ पर थिकनेस है तो थिकनेस ऑफ इमेज, ये फॉर्मूला से आ जाता है आंसर। यहाँ पर बेटा मैग्निफिकेशन ना देते तो आपको पूछते हैं कि भाई एक्चुअल जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की इतनी है और इमेज की साइज इतनी है, तो फिर मैग्निफिकेशन जो है वो मैग्निफिकेशन क्या होगा वो भी पूछ सकते हैं, बराबर। चलो तो क्लियर बेटा, 2.7 आएगा, यस और नो? Yes, sir. चलो इसके बाद 2.8
9 बराबर photograph of a house occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 मिलीमीटर स्लाइड। मतलब जो एक आपने बेटा प्रोजेक्टर वगैरह जो है वो देखा होगा, एक सिंपल सी चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि क्या होता है। मतलब जो रील्स आपने देखी होगी बेटा, इंस्टाग्राम वाली रील की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रील्स जो ऐसे चलाते हैं ना भाई थिएटर वगैरह में, ऐसा एक डिब्बा होता है, ऐसा ही कुछ डिब्बा होता है भाई, Yes, sir. उसमें एक रोल लगा हुआ था यहाँ पर, उसमें ब्राउन कलर का ऐसा एक रील होता है। अभी तो बेटा क्या इंस्टाग्राम पर रील देखते हो आप लोग, तो वही रील समझ लेते हो बराबर। एक जो है ना वो रील होता है ऐसे ब्राउन कलर का, एक पट्टा जैसा होता है यहाँ पर, तो इस डिब्बे के ऊपर जो ना वो लगाया जाता है। फिर जब ये रील घूमती है तो पीछे से बेटा टॉर्च मतलब एक प्रोजेक्शन करते हैं, लाइट मारते हैं और वहां से एक पिक्चर जनरेट होता है। तो यहाँ पर क्या पूछे, फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन 35 मिलीमीटर स्लाइड। मतलब जो स्लाइड है ना वो मिलीमीटर में है। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन। जो स्लाइड है ना वो प्रोजेक्टेड कहाँ है, स्क्रीन पर हो। नाउ द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज 1.55 मिलीमीटर स्क्वायर। जब प्रोजेक्शन मिला तो आपको यहाँ पर एरिया कितना मिला है, 1.55। तो अभी समझो बेटा कि मेरे पास जो है ना वो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि मेरे पास एक स्लाइड है, मेरे पास एक स्लाइड है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक स्लाइड है। इसके ऊपर आपका जो फोटोग्राफ है ना वो यहाँ पर है, ये स्लाइड है। बराबर, ये जो है ना वो स्लाइड है ये, और बीच में जो है ना वो आपने क्या रखा है, यहाँ पर फोटोग्राफ रखा है। ये जो है ना बेटा वो क्या है, फोटोग्राफ। तो जब भी आप यहाँ से लाइट को पास आउट करोगे तो इस फोटोग्राफ का ऐसा मैग्निफिकेशन जो है ना वो बनेगा, इस वॉल वगैरह जो कहाँ पर भी मतलब आपने रखा होगा तो आपको कुछ ऐसा मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो ये फोटोग्राफ बेटा इतना बड़ा होगा। समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका एरिया कितना मिला, 1.55 मिलीमीटर स्क्वायर, अरे मीटर स्क्वायर सॉरी। तो एरिया ऑफ इमेज जो है वो 1.55 मीटर स्क्वायर है। जबकि एक्चुअल फोटोग्राफ था, जो एक्चुअल फोटोग्राफ है वो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. बराबर है। तो प्रोजेक्शन बड़ा ही होना चाहिए ना, सीधी सी बात है। ये एरिया जो है मतलब सभी साइड से, मान लो मैंने ये रेक्टेंगुलर फ्रेम जैसा यहाँ पर बनाया था, तो उसका जो इमेज होगा वो इमेज आपको कुछ इसी तरीके से दिखेगा। जस्ट बेटा ये समझने के लिए, आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट ऐसी चीजें है ना आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएगी अगर आपने इस तरीके से समझा तो। बराबर। तो प्रोजेक्टर आपको पूछा है व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। अभी समझो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है वो मैंने आगे बता दिया। यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पर तो एरिया है, तो आपको पहले एरियल मैग्निफिकेशन फाइंड करना पड़ता है। अभी सर ये तो बताओ एरियल मैग्निफिकेशन है क्या, अभी बता रहे देखो। एरियल मैग्निफिकेशन, aerial magnification is equals to area of image by area of object। तो ये सीधी सी बात है। देखो जब आप लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हो तो बेटा साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कर देते हो,
और जब आप एरियल मैग्निफिकेशन बोलोगे तो एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कर देना है। चलो तो एरिया ऑफ इमेज बेटा क्या है 1.55 के नीचे 1.75, तो कर दो बेटा, ये वैल्यू क्या आ रही है, एक मिनट यहाँ पर अच्छा मीटर सेंटीमीटर। हाँ वो है वो मैं कर रहा हूँ वही चीज यहाँ पर 10⁻⁻⁴ होगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये 1.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चलो अभी कर दो ये। एट 8.857 into 10⁻³ 8.85 इंटू 10⁻3। अभी समझो, ये हुआ एरियल मैग्निफिकेशन। नाउ फोटोग्राफ जो है ना बेटा, उसकी एक एज जो है ना, उसकी लेंथ यहाँ पर मैग्नीफाई हुई, ये लेंथ यहाँ पर मैग्नीफाई हुई, और ये लेंथ जो है वो यहाँ पर मैग्नीफाई हुई, ये लेंथ यहाँ पर मैग्नीफाई हुई, और ये लेंथ यहाँ पर मैग्नीफाई, मतलब टोटल जो है वो पूरा एरिया जो है वो मैग्नीफाई हो चुका है। मुझे बताओ बेटा, एक लेंथ के लिए आप मतलब एरिया सोचोगे तो एरिया इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर स्क्वायर प्लेट आपने अरेंज की थी, तो एरिया और लेंथ का जो रिलेशन है वो क्या है, ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, डायमेंशन भी देखे तो वो L2 होते, तो मैं लेंथ इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। तो जब एरियल मैग्निफिकेशन आपको पता हो बेटा, तो लीनियर मैग्निफिकेशन आपका फाइंड करना है, तो क्या होगा, ये रिलेशन अभी याद रख लेना, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एरियल मैग्निफिकेशन, बिकॉज उनका रिलेशन कुछ ऐसा ही है। चलो तो इस वैल्यू का बेटा अंडर रूट में कर दो, क्या आंसर आ रहा है ना, 10⁻³ मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो। चलो ठीक है, नाइन्टी 94.074। 94.074। अच्छा तो 94.074 है क्या, इससे मैं बेटा 7 और 4 को हटा के 94.1 ऐसा लिख सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 3। चलो आया ना बेटा। यस। और यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में एक गलती है, और एक गलती है, देखो एक्चुअली में वो यूजफुल नहीं है, बट ये 35 मिलीमीटर की स्लाइड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती आपको समझाऊं, अभी स्लाइड छोटी होगी तो फोटोग्राफ कैसे रखोगे, ये मिलीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, इससे आप क्वेश्चन एनसीईआरटी में करेक्ट भी कर लेना है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो स्लाइड बड़ी होगी तभी तो बेटा उसके ऊपर आप फोटोग्राफ रख सकोगे ना, सीधी सी बात है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. बराबर। तो बेटा ये थियरी में नहीं होते, मैंने बोला ना काफी सारे सवाल जो है वो थियरी में नहीं है, बट ये कुछ मेजरमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं भाई ये लोग, तो उसे आप देख लेना। चलो आएगा 2.9, ओके, उसके बाद 2.10 करते हैं। देखो, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने होंगे भाई, बोलो, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आया ना। Yes, sir. यस इसमें कितने होंगे, 2.64 इंटू 10⁻20, 3 Three. बिकॉज 10 का ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो इसमें बोलो 0.2370 4 और सिग्निफिकेंट, बिकॉज पॉइंट वाले अगर एक से वैल्यू कम है और डेसिमल पॉइंट है तब आपको जीरो जो पीछे के होते हैं वो गिनने होते हैं। चलो इसमें बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, Four. 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें 4 Four. तो बेटा लगातार 4 चौके लगा दिए इसने, एनसीईआरटी वालों ने। ओके 2.10, चलो क्लियर है बेटा। इसके बाद
2.11 क्वेश्चन पढ़ते हैं, बट ये होमवर्क में ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये मैंने करवा दिया है ऑलरेडी। द लेंथ, ब्रीथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234। बराबर, उसमें पर्टिकुलर जो लेंथ, ब्रीथ यहाँ पर आपको गिवन है, थिकनेस भी गिवन है, और थिकनेस मतलब हाइट। बराबर, तो पर्टिकुलर आपके पास यहाँ पर लेंथ है 4.234 और ये 1.005 मीटर एंड हाइट इज 2.01 सेंटीमीटर। बेटा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज सब मीटर में 0.0201 मीटर। तो आपको क्या करना है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, बराबर, रेक्टेंगुलर शीट है कुछ इस तरीके से। चलो, तो यहाँ पर बेटा ये जो है ना, ये हाइट होती है, बराबर। ये जो है वो बी, ब्रेड्थ, और ये लेंथ। थिकनेस मतलब ये। तो बेटा आपको क्या फाइंड करना है? गिव द एरिया, एरिया एंड वॉल्यूम। चलो, एरिया तो बेटा आपको पता है फॉर्मूला, 2 into LB plus BH plus HL। बराबर, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर कर पाओगे बेटा? ऑलरेडी हमने ये कर लिया है। और वॉल्यूम क्या होता है? चलो वॉल्यूम बता दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या? LBH। LBH। तो ये अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर आपको करना है कैलकुलेट, और ऐसा हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के एग्जांपल्स में मैंने करवा दिया है। तो ये कैलकुलेशन के साथ होमवर्क में रहेगा। मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर। क्लियर है बेटा? है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बाद 2.12, the mass of a box measured by a grocer's balance is 2.300 kg। तो mass of a grocer's balance is 2.3 kg। ऐसा लिख सकते हैं ना, 2.3 kg चलेगा। Now two gold pieces of mass is, फर्स्ट पीस जो है उसका मास है 20.15 ग्राम। तो ये क्या मैं इसे 0.02015 kg लिख सकता हूँ? बोलो। और मास ऑफ सेकंड पीस, मास ऑफ फर्स्ट पीस जो है वो m1 इस तरीके से, और मास ऑफ सेकंड पीस m2 इज इक्वल्स टू 20.17 ग्राम। क्या इसे 0.02017 kg लिख सकते हैं भाई? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. टोटल मास ऑफ द बॉक्स, अगर इस बैलेंस, ग्रोसर्स बैलेंस जो है ना, वो मैंने आपको बताया था भाई कैसा था, टाइप्स ऑफ एरर में मैंने बताया हुआ है। उसमें ये दो पीस रखोगे तो टोटल मास कितना होगा भाई? टोटल मास ग्रोसर्स बैलेंस जो है उसका मास प्लस m1 प्लस m2, 2.3 kg प्लस 0.02015, देखो 2.3 प्लस 0.02015 प्लस 0.02017 kg। कर दो ये एडिशन। 2.34032. 34032. 2.32। चलो इसे बेटा राउंड अप कैसे करेंगे? व्हाट क्या था रूल, क्या था एडिशन का? क्या था बेटा? डेसिमल पॉइंट के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बेटा क्या था? लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। भूल गए बेटा?
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल जो था वो ये था कि आपको फाइनल आंसर जो है वो फाइनल आंसर मस्ट बी इनटू लीस्ट डेसिमल प्लेस। लीस्ट डेसिमल प्लेस बेटा, तो यहाँ पर 2.3 kg है, मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए, तो आंसर में भी कितना होना चाहिए? राउंड ऑफ करके हम अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसा बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द significant figures और ऐसा लिख सकते हैं, चलो छोड़ो ऐसा लिख, according to the rule of significant figures for addition and subtraction, we can calculate or we can round off this total mass up to least decimal place, that is 2.3 kg। तो बेटा यहाँ पर सर आप 2.300 दिया है ना। 2.300 दिया है ना, बट मतलब इसमें आप बेटा सिग्निफिकेंट फिगर जो देखोगे मतलब चारों में सेम ही है, इसमें देखोगे मतलब 2.300 लिखो या 2.3, मतलब यहाँ पर फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। एक मिनट, वैल्यू 2.3, हाँ सर 2.3 केजी दिया है तो वो तो क्या बोले बेटा? केजी दिया है तो 300 सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे ना। मतलब समझा नहीं मैं, क्या पूछ रहे हो? डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये 2 देखो 2.3 kg होना चाहिए, बिकॉज 2.300 kg मतलब जो है ना वो आप समझ सकते हो कि वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो मैंने 2.3 kg कंसीडर किया है, तो मैं आंसर 2.3 kg, अगर आप 2.300 लिखते हो क्वेश्चन में ही ऐसा होना चाहिए, बराबर, बट नहीं है तो आप 2.300 लिखते हो, अगर आपको एग्जाम में यही प्रिंट करके दिया है 2.300, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा 2.340, यही आपका आंसर होगा, मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, बराबर। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर खाली 2.3 होगा, तो इट मस्ट बी गुड, मतलब ये सही तरीके से उसको लिखा होना चाहिए, बराबर, बिकॉज ग्राम है तो यहाँ पर 20.70 ग्राम आप लिख सकते हो। अगर 2.30 देखो क्वेश्चन अगर आपको ऐसा ही छाप के देते हैं तो आपका आंसर होगा 2.340 kg, बराबर, क्लियर है बेटा? यस सर। मतलब जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन, मेरे हिसाब से यहाँ पर 2.3 ही होना चाहिए, बराबर, नहीं है तो 2.300 के हिसाब से आपको एग्जाम में गिन देने का, मतलब यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको रखने के, तो 2.340 रखने का आंसर। चलो उसके बाद द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिफरेंस जो है वो डिफरेंस अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, बोलो डिफरेंस ऑफ मास, तो मास जो है उसमें डिफरेंस in masses of the pieces, m2 minus m1, चलो करो तो सीधा लिख देते हैं, ग्राम में ही लिखेंगे, चलो ना छोड़ो, ग्राम में लिखते हैं, कितना होगा 20.17 माइनस 20.15 ग्राम, 0.02 ग्राम, चलेगा। लिस्ट डेसिमल प्लेस मतलब 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो मैंने 0.02 लिख दिया, चलेगा। Yes, sir. यस सर। 2.12 क्लियर है भाई, बराबर, अपने हिसाब से बेटा कैलकुलेशन जो है अपने हिसाब से करने की, क्वेश्चन एग्जाम में आपको सेम छाप के देते तो आपको सेम करने का, अदरवाइज चलता है। पर रूल आने चाहिए बेटा, कौन से रूल? एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल आने चाहिए। नाउ एक्सरसाइज का 2.13 देखो, a physical quantity is related to 4 observations or 4 variables, we can say a b c and d as follows। इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से, p का रिलेशन,
The percentage error of measurement in A, B, C, D are given as 1%, 3%, 4%, 2%. What is the percentage error in the quantity P? चलो ये आप कर सकते हो बेटा. मैं P Yes, is sir. equal to A cube B square नीचे root C into D. और ऐसा ही सवाल हमने किया है, इलस्ट्रेशन में भी किया और एक्सरसाइज में अभी कर रहे हैं, और काफी एग्जांपल्स हमने कर लिए. चलो इसे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा P by P मल्टीप्लीकेशन में 100 बिकॉज परसेंटेज है. तो 3 into डेल्टा A by into 100 plus 2 into delta B by B into 100 plus 1 by 2 into delta C by C into 100 plus delta D by D into 100. चलो तो A में जो एरर है वो कितने परसेंट है बेटा? 1%. B में जो एरर है वो कितने परसेंट है? 3%. और C में जो एरर है वो कितने परसेंट है? 4%. D में जो एरर है वो 2%. तो 3%, 6%, 2% प्लस 2% कितने परसेंट हो जाएंगे भाई? 13%. कितने परसेंट? 13%. चलो आएगा बेटा, हाँ या ना बोल दो. Yes, sir. चलो तो उसके बाद if the value of P calculated using the above relation turns out to be 3.763, what value should you round off the result? मतलब आप कहाँ तक उसे राउंड ऑफ करोगे? अगर आपका P का जो कैलकुलेशन है वो 3.768 आता है, तो वैल्यू जो है उसे किस तरह से राउंड ऑफ करोगे? अभी समझो बेटा, आपका परसेंटेज एरर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? देखो तो. 2. परसेंटेज एरर जो मैंने निकाला बेटा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इस आंसर में भी कितने होने चाहिए? मतलब इसे राउंड ऑफ करोगे तो बेटा इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2. होने मतलब इसमें ऑलरेडी मतलब 4 है, बट आपका आंसर जो परसेंटेज एरर का आंसर आ रहा है बेटा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में. तो इन अबोव परसेंटेज एरर there are only 2 significant figures. So final answer should be in so we should round off this value up to 2 significant figures. So what value should you round off the result? So the result will be rounded off to 3.8. तो P का जो आंसर होगा बेटा वो 3.8 होगा. क्यों बेटा? 3 को डिस्कार्ड किया, 6 को डिस्कार्ड करेंगे बट वो 5 से ज्यादा है, तो 7 में आपको क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा. तो बोलो क्लियर है बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद 2.14 इज इम्पोर्टेंट, बट फिलहाल टाइम के चलते हम इसे नहीं लेंगे. 2.15 कर लेते हैं. चलो तो 2.15 जो है वो आज के सेशन का बेटा हमारा लास्ट एग्जांपल, मतलब पर बाकी का जो काम है हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे. So a famous relation in physics relates to moving mass m to rest mass m0 of a particle in terms of speed v and the speed of light c. This relation first given by the famous scientist Einstein. अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने ये रिलेशन दिया था. उन्होंने बोला था कि मास जो है वो चेंज हो सकता है, मास जो है वो चेंज हो सकता है. अगर आप एक पार्टिकल की तरह चलोगे
स्पीड की मतलब लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से चलोगे तो आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हो, टाइम इज नॉट स्टबर्न। तो इन्होंने ये इक्वेशन दिया, बट अ बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट्स वेयर टू पुट द कांस्टेंट सी। वेयर व्हाट इज सी? जो सी जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट है। बेटा एक स्टूडेंट है, आप ऐसा मान लो कि भाई वो परफेक्टली इस इक्वेशन को पढ़ के गया था बट उसने कुछ गलती कर दी, सी को कहाँ पर रखना है वो उसे समझ में नहीं आया। तो इस इक्वेशन के बारे में बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में हम ज्यादा से पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए हमें डायमेंशन के थ्रू समझना है कि सी को कहाँ पर रखे। अभी समझो बेटा, सी को अगर मैं मल्टीप्लाई में रख दूं, मुझे क्या पता है बेटा किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या जरूरी होता है? For any equation that is dimensionally correct, उसके लिए क्या सही है बेटा? उसके लिए क्या होना चाहिए? क्या होगा बेटा, बता सकते हो? कोई भी इक्वेशन Dimensions of LHS is equals to dimensions of RHS. dimension on LHS is equals to dimensions on RHS, वो सेम होने चाहिए। तो बेटा लेफ्ट साइड यहाँ पर फिक्स है ना हमारा, लेफ्ट साइड तो वो सही है भाई, एम आना चाहिए। राइट हैंड साइड बेटा ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि भाई वो खाली मास रहे। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में बेटा सी रखूंगा तो मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, तो फिर वो डायमेंशन मास आएंगे ही नहीं, तो मल्टीप्लाई नहीं रख सकते। चलो यहाँ पर डिवीजन में रखूंगा सी को तो भी ये नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे पता है, देखो ये अगर देखो ये वाला जो ब्रैकेट है बेटा वो पूरा डायमेंशन लेस हो जाए तो बेटा m और m0 के डायमेंशन सेम हो सकते हैं, बोलो हाँ या ना? बिकॉज m0 जो है वो भी मास है और m भी मास है, m इज मूविंग मास और m0 इज रेस्ट मास। बोलो हाँ या ना बेटा, समझ सकते हो? Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहा हूँ, देखो 1/v² है, इसके नीचे मैं c का स्क्वायर करके रख दूं तो यहाँ पर m0 के नीचे जो है ना वो पूरा डायमेंशन लेस मिलेगा। क्यों ऐसा बेटा? v² के डायमेंशन और c² के डायमेंशन वो तो सेम होंगे, स्पीड और स्पीड के, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 तो ठहरा बेटा डायमेंशन लेस। तो यहाँ पर पूरे इस ब्रैकेट का डायमेंशन क्या आ जाएगा? m0 l0 t0। आप स्क्वायर रूट भी कर लोगे तो वो मतलब m0 l0 t0 ही रहेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पर m1 के नीचे m0 l0 t0 मिलेगा, तो ये हो जाएगा m1। सो C को कहां पर रखना चाहिए? सो C को यहां पर रखना चाहिए। सो स्पीड ऑफ लाइट C, और वी कैन से ऐसा लिख देते हैं, सो स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट must be placed so square of speed of light c must be placed inside the square root, or we can say to the denominator of v square, to the denominator of v square inside the square root। तभी जाके बेटा ये जो है ना पूरा ब्रैकेट आप नीचे वाला देख रहे हैं ना वो डायमेंशन लेस होगा, बराबर। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस आपको पूछ सकते हैं, उल्टा पूछते हैं कि आपका ये इक्वेशन है, यहाँ पर कोई अननोन जो है वो कहाँ पर रखोगे तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये बताना है। अच्छा क्लियर है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. बराबर। तो बेटा आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया था ना वो रेस्ट मास, मतलब एक बॉडी जो मतलब आप अभी बैठे हो तो आपका रेस्ट मास होता है, बट जब आप लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से चलोगे तो आपका मूविंग मास होता है, तो वो डिफरेंट होता है। उसका एक रिलेशन दिया था, वो ये रिलेशन है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में दिया था।